हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। आप लोग पूरे चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डाइजेशन कैसे होती है, कौन कौन सी ग्लैंड्स एसोसिएटेड है डाइजेशन में, एंजाइम्स रिलीज करती है या फूड की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। होप सो आपको क्लियर होगा। तो टुडे कम ओवर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कि यदि हम अपनी डाइट में बैलेंस डाइट ना लें तो किस तरह के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अपीयर होंगे, या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉपर्ली वर्क ना करे, या हमारी पुअर फीडिंग हैबिट की वजह से किस तरह से ट्रबल अपीयर होते हैं, एलिमेंट्स अपीयर होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो फर्स्ट कम ओवर पैन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। अपने इंडिया में हर साल लगभग 3 to 5 लाख चिल्ड्रंस की डेथ होती है ड्यू टू पैन, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। हम कह सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपना इंडिया और नीचे जा चुका है एंड अपने इंडिया की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और बहुत ही पुअर फीडिंग हैबिट है, या डाइट में प्रॉपर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, एंड दैट हंगर इज सेड टू बी हिडन हंगर। तो हिडन हंगर की बच्चों का पेट तो भर रहा है लेकिन उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से जो माल न्यूट्रिशन अपीयर हुई है, जो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से डेथ है, मोर्टेलिटी है रेट अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में। उन सारे डिजीज को जो इन्फेंट में नोटिस हुए हैं उन सबको प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल जाने से पहले बच्चों के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे बहुत तेजी से उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है और डाइट में भी उनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज कम मिले तो उनकी डेवलपमेंट फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले कम ओवर पैन, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। नाम से क्लियर है कि डाइट में प्रोटीन की कमी है, एनर्जी मेजर हमें किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो डाइट में यदि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, एंड दैट लीड टू माल न्यूट्रिशन। हालांकि माल न्यूट्रिशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। बॉडी को डिमांड है सपोज 2600 कैलोरी की, यदि आप उससे कम कैलोरी ले रहे हैं दैट सेड टू बी अंडर न्यूट्रिशन, आप उससे ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन। मतलब बोथ आर डैमेजिंग फॉर आर बॉडी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले जो पैन है उसको मेजर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक गिवन नहीं है बच्चों। क्वेसिओर्कर एंड मेरास्मस कि यदि 1 से 5 साल के बच्चों में डाइट में प्रोटीन की कमी है तो उनके अंदर जो पैन डेवलप हुई एंड दैट डिसऑर्डर और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज सेड टू बी क्वेसिओर्कर। नोटिस इन चिल्ड्रन 1 to 5 एज ग्रुप। डाइट में प्रोटीन कम है तो बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ती जाती है। तो मेजर सिम्टम्स क्या है इसके, इडेमा, इडेमा का मतलब स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन इन लोअर बॉडी ऑर्गन स्पेशली लिम्स, swollen belly and matchstick limbs। हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं बच्चों के और पेट स्वोलन, बिल्कुल ब्लॉटिंग टाइप, स्वोलन टाइप उनकी बेली दिखाई देती है और बहुत सारे पार्ट्स में स्पेशली लिम्ब रीजन में स्वेलिंग दिखाई देती है, फुट रीजन में, एंड दैट इज सेड टू बी क्वेसिओर्कर। लेकिन यदि यही डिजीज 1 साल से कम के बच्चों में ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट लेस इनटेक नोटिस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेरास्मस, जो अपने इंडिया में सबसे ग्रेट मॉर्टेलिटी के रिस्पॉन्सिबल है। कि यदि मदर भी उसकी अंडर न्यूट्रिशन होगी, जो जब पार्टुरेशन हुई है ड्यूरिंग नेटाल पीरियड, यदि बच्चा बहुत ही लो बॉडी वेट के साथ डिलीवर हुआ है और उसको प्रॉपर नरिशमेंट मदर फीड नहीं मिल रहा, दैट सफर फ्रॉम मेरास्मस। और इसके अंदर मेजर क्या दिखाई देता है ऐसे बच्चों के अंदर, मैच पिजन चेस्ट एंड पुअर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते ऐसे बच्चे सराउंडिंग के साथ, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। सेकेंड कम ओवर डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है लोकल टिश्यू डैमेज। सपोज आपकी आईज में कोई डॉट चला जाए तो आपकी आईज तुरंत रेड हो जाती है, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वो हमारी बॉडी को अलर्ट कर रहा है कि कोई फॉरेन एंटीजन, कोई भी बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर या कोई एंटीजन एंटर कर चुका है, हमारे टिश्यू को, ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर दिया।
तो अब इन्फ्लेमेशन कैसे अपेयर हो सकती है? सपोज आप स्टील फूड खा रहे हो, बासी खाना खा रहे हो, तो उसके साथ अपनी बॉडी में बैक्टीरिया, फंजाई, या आप मिट्टी से उठा के कुछ बच्चे खाना खा लेते हैं, छोटे बच्चे, तो वॉर्म सेंटर हो जाते हैं। अब ये वॉर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, अल्टर करेंगे, अफेक्ट डालेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, एंड दैट इज सेड टू बी इन्फ्लेमेशन। तो लोकलाइज्ड टिश्यू डैमेज इन एलिमेंट्री कैनाल, या तो स्टमक में अल्सर्स बना दें, कोलोन के अंदर अल्सर्स बना दें, तो ये सब जो प्रॉब्लम अराइज होती है उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। लोकलाइज्ड टिश्यू डैमेज, इट अपीयर या इट अराइज ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरियल एंट्री, फंजाई, फंगल एंट्री, समटाइम वॉर्म्स। वॉर्म बहुत ही अलग अलग टाइप के आपने पढ़े हैं, फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एजेंट, फॉरेन एजेंट लाइक एलर्जेंस। कुछ लोगों को फूड एलर्जी भी आपने सुनी होगी, जैसे व्हीट एलर्जी सुनी है आपने, पोलन एलर्जी सुनी है, टोमेटो एलर्जी सुनी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस सुना है। तो उस वजह से जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है, लोकलाइज्ड टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट कम ओवर इंडाइजेशन, हिंदी में बोले तो अपच। जब हमारा खाना, जो हमने खाना खाया है, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन। ब्लॉटिंग ऑफ स्टमक और डिस्पेप्सिया। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पेप्सिया? हम कहते हैं कि हमारा स्टमक अपसेट हो चुका है। क्यों अपसेट हो चुका है? यदि हम अपनी ओवर ईटिंग करेंगे, प्रॉपर फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा और हम इंटेक करते जा रहे हैं, तो स्टमक के ऊपर बर्डन क्रिएट होगा। समटाइम इट लीड टू ओपनिंग ऑफ कार्डिक स्फिंक्टर एंड रिफ्लक्स ऑफ फूड। कई बार वॉमिटिंग के फॉर्म में वो फूड बाहर निकल जाता है। तो ये किस किस वजह से अपेयर होता है? जैसे कुछ लोग खाना खाते चाय पीते हैं, तो एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन, एक्सेसिव इंटेक ऑफ ड्रग्स और एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल समटाइम लीड टू इंडाइजेशन, कि वो एंजाइम को प्रॉपरली वर्क ही नहीं करने देते और फूड की डाइजेशन नहीं होती। एंड दिस इनडाइजेशन, यदि बहुत टाइम, लंबे टाइम तक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती जाए, तो इवन इट लीड टू गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस, व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्राइटिस? जैसे आपके मुंह में अल्सर्स, छाले हो जाते हैं, उसी तरह से इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक लाइन में भी कुछ अल्सर्स अपीयर हो जाते हैं, व्हिच इज सेड टू बी स्टमक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट कम ओवर कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज बोलते हैं, कि यदि बाउल मूवमेंट रेगुलर ना हो, इरेगुलर मतलब फ्रीक्वेंट एविकेशन नहीं हो रही, अनडाइजेस्टेड वेस्ट की डेफिकेशन नहीं हो रही, तो अब जो फीकस बन चुका है, यदि वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा कोलोन में, तो कोलोन में कौन सी प्रोसेस चलती है बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना मैक्सिमम टाइम वो स्पेंड करेगा कोलोन में, उतना ही उस स्टूल में से, उस फीकस में से वाटर क्या होता जा रहा है? एब्जॉर्ब होता जा रहा है। इट लीड टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ फीकस। कॉन्स्टिपेशन इन frequent or difficult defecation, in this case in this disorder, undigested waste undigested food spend maximum time in colon, where water and electrolytes get absorbed, and this lead to solidification of fecus। तो बहुत ही एक्सेसिव सॉलिडिफिकेशन, दिस लीड टू एक्सेसिव सॉलिडिफिकेशन ऑफ फीकस। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के। यदि डाइट में वाटर इनटेक कम है या बैलेंस डाइट में रफेज का अमाउंट कम है, तो इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिपेशन। या कई बार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, बेजनर जो प्लेक्सेस हैं वो प्रॉपर रिफ्लेक्स जनरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी फूड मैक्सिमली कहाँ पे टाइम स्पेंड कर देता है? कोलोन में, एंड दैट इवन लीड टू कॉन्स्टिपेशन।
इमोशनल स्ट्रेस है, किसी को कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, तो वो भी कई बार किस चीज़ को लीड कराता है, कॉन्स्टिपेशन को। नेक्स्ट कम ओवर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या होती है, जनरली आपने छोटे बच्चों में वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा नोटिस की होगी। तो वॉमिटिंग का मतलब होता है जो भी फूड स्टमक में भरा हुआ है, गैस्ट्रिक वॉमिटिंग, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, कि वापस से वो फूड का वापस से एक्सपल्शन हो जाना, रिफ्लक्स होके बाहर निकल आना, मुंह में आ जाना, दैट प्रोसेस इज सेड टू बी वॉमिटिंग। फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ कंटेंट लोकेटेड इन स्टमक टू कम आउटसाइड, उसको हमने क्या कहा, वॉमिटिंग कहा। यदि एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी तो हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो वॉमिटिंग इवन लीड टू इम्बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड। थर्ड कम ओवर जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। जॉन्डिस जिसको आप पीलिया बोलते हो और मैक्सिमली नोटिस हुआ है छोटे बच्चों में, पैदा हुए बच्चों में 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक जॉन्डिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इट इज ड्यू टू लेस फंक्शनिंग ऑफ लिवर इन इन्फेंट। जो छोटे पैदा हुए बच्चे हैं, नियोनेट हैं, उनके अंदर लिवर की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से उनमें जॉन्डिस ज़्यादा नोटिस होती है, नियोनेटल जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों को आपने देखा भी होगा, ब्लू लाइट एक्सपोजर दिया जाता है नर्सरी के अंदर, ब्लू लाइट एक्सपोजर जो उनके ब्लड के अंदर बिलीरुबिन, स्किन के अंदर बिलीरुबिन के लेवल को क्या करता जाता है, कम करता जाता है। तो अब बात आती है क्या होता है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस सुनते ही आपको ध्यान में आता है कि स्किन, आईबॉल कलर, म्यूकोसल लाइनिंग कलर बिकम पेल येलो, येलो कलर का होना शुरू हो गया। तो ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई, तो मैं आपको थोड़ा सा अदर फिजियोलॉजी पे ले चलती हूँ। ब्लड के अंदर आपने आरबीसी पढ़ा होगा, एरिथ्रोसाइट विच आर रेड इन कलर, और रेड कलर के अंदर किसकी वजह से होता है, हीम पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट की वजह से। तो जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, आफ्टर 120 डेज जो आरबीसी हैं उनकी डेथ होती जाती है और उनकी जगह पे न्यू आरबीसी बनते चले जाते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोइसिस ऑपरेटेड इन बोन मैरो। सारा जो अपना ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है बच्चों, बोन मैरो में, और बन के ब्लड कहाँ आ जाता है, आर्टरीज वेन, जिससे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है सारे न्यूट्रिएंट को, हार्मोन्स को, विटामिन्स को। तो अब बात आती है कि क्या हुआ कि जब आरबीसी ब्रेकडाउन होंगे, एज्ड आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी, तो उसमें से क्या निकलेगा, हीम, और वो हीम ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, लिवर में, और लिवर उस हीम को एंजाइमेटिक सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट कर देती है, बिलीरुबिन में। और बिलीरुबिन हमारे बॉडी में मेजर रोल प्ले करता है, एक तो बाइल जूस की फॉर्मेशन में, दूसरा एक्सेस बिलीरुबिन किसके थ्रू बाहर निकल जाता है, यूरिन के थ्रू और अपने फीकस के थ्रू। तो अब बात आती है कि जब लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, हीम की एक्यूमुलेशन होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बाइल बनता जा रहा है, बाइल रिलीज ही नहीं हो रहा, तो लिवर से वो बाइल कहाँ पहुँचता जाएगा, या हम कहें कि वो बाइल कहाँ एक्यूमुलेट होता जाएगा, बॉडी फ्लूइड में, और बॉडी फ्लूइड से वो कहाँ चला जाएगा, एडिपोज लाइनिंग में चला जाएगा, स्किन के अंदर चला जाएगा, या हम कहें कि आई बॉल में चला जाएगा, जिसकी वजह से कलर कैसा अपेयर हो जाता है, येलो। तो इट अराइज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ लिवर टू डिस्पोज ऑफ बिलीरुबिन, कि एक्सेस बिलीरुबिन को डिस्पोज कौन करता है, लिवर, और फिकस और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, और कुछ को किसमें यूज कर लेता है, वो बाइल जूस को बनाने में। अब यदि ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उस कंडीशन के लिए टर्म हम यूज करते हैं हाइपर। हाइपर का मतलब हाई, बिलीरुबिनीमिया। बिलीरुबिनीमिया का मतलब कि हाई लेवल होता जा रहा है बिलीरुबिन का, कहाँ पे, बॉडी फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर। तो जनरली इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन इज लेस देन 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, देन इट इज सेड टू बी नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जैसे जैसे इस लेवल से बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, एंड दैट लीड टू जॉन्डिस। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन इज मोर देन 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, देन दिस कंडीशन इज सेड टू बी जॉन्डिस। नेक्स्ट कम ओवर डायरिया, लास्ट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डायरिया आपने सुना भी होगा, वाटरी लूज मोशन, बहुत एक्सेसिव वाटरी लूज मोशन होती है, फूड बिना वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन के बाहर निकलता जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायरिया। तो जो काइल पास हुआ ड्यूडेनम से जेजुनम इलियम और साइमल्टेनियसली रेक्टम से होता हुआ एनएस से वाटरी स्टूल पास आउट होता जा रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डायरिया। तो देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन कोलोन। तो अब जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, तो बॉडी फ्लूइड में किसका लेवल घटता जाएगा, वाटर का एंड सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट का, एंड दैट लीड टू डायरिया। अब बात, एक नीट में क्वेश्चन आया है बेटा इसके ऊपर, इम्पेयरमेंट ऑफ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन।
मैं आपको बता दूं बाइकार्बोनेट आयन कौन रिलीज करता है बच्चों, पेनक्रियाज, और इसकी रीअब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, इसकी कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रही, तो धीरे धीरे बाइकार्बोनेट बहुत तेजी से कहाँ निकलते जा रहे हैं, कहाँ निकलते जा रहे हैं, स्टूल से पास आउट होते जा रहे हैं। तो अब ब्लड के अंदर सिर्फ किसका लेवल बढ़ता जाएगा, मतलब व्हेन बाइकार्बोनेट आयन excreted out, then the level of chloride ions increases in blood. ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ता जाएगा, क्लोराइड आयन का बढ़ता जाएगा। एंड दिस क्लोराइड आयन फर्दर कंबाइंड विथ H पॉजिटिव आयन टू फॉर्म HCl। तो जब ये H पॉजिटिव आयन से कंबाइंड होगा तो ब्लड के अंदर HCl बनता जा रहा है, माइल्ड अदर एसिड्स बनते जा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचें कि व्हेन द लेवल ऑफ क्लोराइड आयन इंक्रीजेस बियॉन्ड अ लिमिट, तो अपना ब्लड कैसा होता जाएगा, एसिडिक। तो क्लोराइड आयन इंक्रीजेस इन ब्लड, दिस लीड टू एसिडिफिकेशन of blood and ultimate in severe case responsible for kidney failure। क्योंकि यदि वैसे कुछ क्लोराइड आयन हमारा कोलोन के थ्रू, फिकस के थ्रू एक्सक्रीट होता है, लेकिन जब ब्लड के अंदर क्लोराइड आयन का लेवल बढ़ता जाएगा तो क्लोराइड आयन को बैलेंस करने का काम अपनी बॉडी में कौन करती है, किडनी, जो मैं एक्सप्रेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यदि क्लोराइड का एक लिमिट के बाद लेवल बढ़ता जा रहा है तो दिस इवन डिस्टर्ब रीनल फंक्शनिंग, हमारे किडनी की फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये थे अपने टोटल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। होप सो आपको कंप्लीट चैप्टर क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।